Hello everyone, let's start the given question. The given question says the IUPAC symbol for the element with atomic number 119 would be. So according to the IUPAC naming of the elements, we use these names. For 0 it is written nil, for 1 it is written un, 2 it's bi, 3 tri, 4 quad, 5 pent, 6 hex, 7 sept, 8 oct, 9 in. Okay, so now let's write the name of the given compound according to this nomenclature. Okay, so we have given the atomic number equal to 119. Okay, so for 1 it is un, then again it's 1, so again we will write un, and for 9 it is in. Okay, and also we write em as the suffix for every name. Okay, so the name will become, from here the name of the element with atomic number 119 can be written as enium. Okay, now for un we use U as the symbol, so you can write this symbol will be, okay, for un we will write U, then again it's un, so again we will write U, and then it is enium. For that we will write E. So the symbol for 119 will become U E. Okay, now let's move to the given option. The first one says UUE, which is the correct option. Then UNE, UUN, UNH, these all are incorrect option. Therefore, out of all the given option number 1 is the correct one. Thank you so much. क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहे द एलिमेंट विद Z एटॉमिक नंबर क्या है उसका 120, जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है. आपको ये बताना है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, मतलब एल्कली मेटल में आएगा, एल्कलाइन में, ट्रांजिशन मेटल में, या फिर इनर ट्रांजिशन मेटल में. तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप क्या कीजिए, इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. तो जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और जिस शेल में आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आएगा उससे हमें पता चल जाएगा कि ये एलिमेंट कौन से ग्रुप में आएगा आपका. ठीक है, तो जब इसका एटॉमिक नंबर 120 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप से आएगी. पहले आएगा 1s2, देन आपका 2s2, 2p6. यहाँ तक कितने हो चुके हैं आपके 10 एलिमेंट्स हो गए. ठीक है, उसके बाद आता है आपका 3s2, 3p6 एंड देन आएगा आपका 3d10. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10, 10, 20 और 8 ये हो चुका है. अब आपका कितना 28 तक हो गया. ठीक है, देन इसके बाद आता है आपका 4s2, 4p6. ठीक है, देन आता है आपका 4d10 और इसके बाद क्या आएगा आपका 4f14. ठीक है, ये सारे आ चुके हैं आपके. देखिए तो ये कितना हो गया 14 और 6 कितना हो जाएगा आपका 20, 20 और 10 30 और ये हो जाएगा आपका 32. ठीक है, देन 32 और 28 होता है आपका 60. तो यहाँ तक हम 60 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर चुके हैं. ठीक है, देन इसके बाद आता है आपका 5s2, 5p6, 5d10 और फिर आता है आपका 5f14. तो यहाँ पे 60 में 32 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 92. तो यहाँ तक हम 92 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर चुके हैं.
इसके बाद आपके आते हैं 6s2, 6p6 एंड देन 6d10। तो यहाँ तक आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? ये 92 और 92 और 8 100 एंड देन 110। ये हो गया आपका 110 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आएगा आपका 7s2, 7p6 और इसके बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा आपका 8s2 और यहाँ तक आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 120। तो देखिए यहाँ पे जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो आपका किस में फिल हुआ है? 8s2 ऑर्बिटल में। ठीक है, अब s2 लास्ट में s2 इलेक्ट्रॉन्स किस में फिल होते हैं? s2 का मतलब है लास्ट में कि ये आपका s ब्लॉक का एलिमेंट होगा। s ब्लॉक के दो ब्लॉक ग्रुप्स होते हैं, एक होता है आपका एल्कली, एक होता है आपका एल्कलाइन। एल्कली आपका ग्रुप 1 होता है और एल्कलाइन आपका ग्रुप 2 होता है। और जो एल्कली ग्रुप होता है इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होती है और एल्कलाइन की NS2। तो यहाँ पे क्या है आपका S2। तो ये जो आपका ग्रुप है ये किस में होगा? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में। तो जो बी ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर द पीरियड ऑर्बिट ऑफ एलिमेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर periodic function atomic number, non-metallic element are less in number than elements, the transition metal, the third orbital are filled electron, 3d orbital are filled electron, 3p orbital and 4s orbital. The first ionization enthalpy of element is increased with the atomic number इंक्रीज इन पीरियड। ठीक, तो ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। ओके, तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पेरियोडिक फंक्शन एटॉमिक नंबर, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पेरियोडिक फंक्शन एटॉमिक नंबर, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है वो पेरियोडिक फंक्शन एटॉमिक नंबर, वो एटॉमिक नंबर के पेरियोडिक फंक्शन में ही तो डिपेंड करती है ना। देखो, अगर हम एटॉमिक नंबर क्या होता है, मान लो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं, एस ब्लॉक का ही एलिमेंट अगर हम ले लेते हैं, ठीक, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट जो हमारा फर्स्ट ग्रुप होता है वो क्या होता है? हम लीना के, ओके, आरबी से फ्रेंड, ठीक, तो ये हमारा हो गया। अगर हम बात करें अब इसके एटॉमिक नंबर की, तो क्या होता है? फर्स्ट हमारा 2 होता है, फिर पेरियोडिक फंक्शन ही तो होता है 2, 8, 8, 18, 18 एंड 36। इसमें हम ये एक में ये ऐड करते चलेंगे तो हमको आगे के मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल सत्य कह रहा है। ठीक, तो ये हमारा ये तो सही ऑप्शन हो गया। अगर हम बात करें नॉन मेटालिक कैरेक्टर आर लेस इन नंबर दैट एलिमेंट, तो नॉन मेटालिक एलिमेंट आर लेस इन नंबर दैट एलिमेंट्स। ठीक, तो नॉन मेटालिक नंबर जो होते हैं, मतलब नॉन मेटालिक जो एलिमेंट होते हैं वो लेस नंबर होते हैं, बिकॉज जो डी ब्लॉक का हमारा जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उसमें भी जो नॉन मेटालिक होते हैं बहुत कम होते हैं। इधर तो हमारा अल्कली अर्थ मेटल होता है, क्योंकि एस ब्लॉक के जो एस ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे अल्कली अर्थ मेटल होते हैं, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, फिर हमारे डी ब्लॉक के जो होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल होते हैं। तो बहुत कम लेस नंबर में ही हमारा नॉन मेटल होता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक, तो ये भी एकदम सही बात बोल रहा है, ये भी हमारा सत्य है। ठीक है, अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड ऑप्शन की, तो फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट द 3d ऑर्बिटल आर फिल्ड इलेक्ट्रॉन आफ्टर 3p एंड बिफोर 4s। ठीक, अगर अच्छा इसको हम देखें तो कैसे इसका होगा, पहले हम एनर्जी लेवल बनाते हैं कि किस प्रकार से हमारे इलेक्ट्रॉन कौन से शब्दल में भरे जाते हैं, कौन से ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d एंड 4f। अब इसमें कुछ इस प्रकार से ये ऐसे होता है, ठीक, ये ऐसे जाता है हमारा, ऐसे भरा जाता है, ये ऐसे होता है, इसका ये ऐसे आता है और ये ऐसे जाता है, फिर उसी प्रकार से ये ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है। अच्छा, ये जो हमें ऑप्शन दे रखा है इसके हिसाब से बोल रहा है कि 3d ऑर्बिटल आर फिल
इलेक्ट्रॉन आफ्टर 3p, मतलब 3p के बाद हमारा 3d एंड 4s बिफोर 4s एंड बिफोर 4s और 4s के पहले, मतलब 3p देन 3d देन 4s। बट अगर हमारे इस आप बाहु रूल के हिसाब से देखें, एनर्जी लेवल के हिसाब से देखें, तो 3s के बाद हमारा जो होता है वो 3p के बाद हमारा 4s में भरा जाता है, देन हमारा 3d में भरा जाता है। इसके हिसाब से अगर देखें तो हमारा 3p भरना चाहिए, फिर 4s एंड देन 3d। बट ऑप्शन क्या कह रहा है, हमारा ऑप्शन ये कह रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन जो होगा वो हमारा गलत होगा। और अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें, द फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इज इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब बढ़ते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी जो होती है वो इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि हमारा Z इफेक्टिव बढ़ता है, और Z इफेक्टिव बढ़ने का मतलब है कि न्यूक्लियस से जो शेल हैं उसके बीच की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अगर इनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ेगा तो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी होती है किसी आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में दी गई एनर्जी या लगाई गई एनर्जी। तो जितना न्यूक्लियस के पास होगा उतना ही ज़्यादा वो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो वहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो हमें ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल करेक्ट बनता है। अगर तो हमारा थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा वो इनकरेक्ट है, और ऑप्शन के हिसाब से यही हमारा सही है। ठीक है, थैंक यू। Hello student. So the question is, the statement that is false for the long form of the periodic table is, it reflects the sequence of filling of electrons in order of sub-energy levels SPDF, helps to predict the stable valency state, it reflects the trends in the physical and the chemical properties of the element, and it helps to predict the relative ionicity of the bond between any two elements. We have to find out which statement is false. The first statement, which is it reflects the sequence of filling of electrons in order of sub-energy levels, this is incorrect. The reason for this incorrect thing is because it is only explained by Aufbau's principle. It was not explained in the long form of periodic table or modern periodic table. According to the Aufbau principle, he states that when we arrange the sub-energy levels, then filling must be done in the form of 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, and so on. So this way the filling of electrons is done, and it is only explained by the Aufbau principle, not by the modern periodic tables. Next thing is, it helps to predict the stable valency states of the element. So how it can be find out? Like, suppose any element have any group have general electronic configuration of ns2 np2. That means, what is valency? Valency is the ability to donate or gain electron to complete its octet. Now here we see that this is already filled. Now this group will show its general electronic configuration will be positive 2. So according to the electronic configuration, we can find out what is the valency of that particular group, and by that we can find out what is the stable oxidation state of that particular group. Now this group can show oxidation state of both positive 4 and positive 2, which can be explained on the basis of electronic configuration. So this is true. Next thing is, it reflects the physical and the chemical properties of the element. These physical and chemical properties can be defined by that, because in periodic table, like here we have alkali and alkaline earth metal, and here we have 6 p block elements. In between we have transition elements and f block elements. So it shows that the transition series elements have properties in between s and p block elements, and s block, as we move down the group, some properties increases, like atomic size, and reverse is true for the period. So these things are physical and chemical properties of the elements is reflected in the long form of periodic table. Next thing is, it helps to predict the relative ionicity of the bond between any two element. Now how these can be find out? This thing can be find out by the electronegativity difference. Like in modern periodic table, it is explained the electronegativity of the each element, or it is given
Now, if there is a large electronegativity difference, that means the compound would be ionic. And if there is a small electronegativity difference, then we can say that that compound will be covalent or coordinate, depending upon the structure. So ionicity of this bond can also be predicted between any two elements according to the electronegativity values. So this is also explained by that. So the answer will be our first one, and this option is given in the option number 1. That means it is the incorrect statement, that it reflects the sequence of the filling of the sub-energy level SPTF.